जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन रहेगा जो हमारा संविधान से रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखेंगे जो संविधान कैसे निर्माण हुआ संविधान को, और कहां कहां से संविधान को लाया गया था, और किस तरह से संविधान सभाओं द्वारा हमारे संविधान को बनाया गया, और किसी भी देश में संविधान को होना क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये सभी तरह का क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो देखता हूँ संविधान को जानने के लिए क्या क्या चीज़ होनी जरूरी है। सबसे पहले जानेंगे जो संविधान है क्या, उसके बाद में जानेंगे जो संविधान क्यों होनी चाहिए, उसके बाद में जानेंगे संविधान लागू क्यों होनी चाहिए हमारे देश में। सभी तरह के प्रश्नों को मैं आज इस वीडियो में मैं डील करूँगा। संविधान संविधान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या चीज़? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कही जाती है। संविधान है क्या? किसी भी देश को शासन व्यवस्था को कानूनी रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाई जाती है उसे ही कानून कहते हैं। सिंपल सी बात, यहाँ से आप समझ सकते हैं। संविधान क्या है? संविधान क्या है इसके बारे में मैं यहाँ से डिटेल जानकारी लेता हूँ। संविधान क्या है? किसी देश की शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बनाए गए नियम कानून को समूह को संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? तो किसी देश के शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी को संविधान कहा जाता है। इसके बाद में देखता हूँ आगे क्या है। संविधान किसी भी देश का प्राथमिक कानून होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से। संविधान जो होती है, जो किसी भी देश का प्राथमिक कानून होते हैं। प्राथमिक कानून जो होते हैं, जो मतलब प्रथम कानून संविधान कहलाते हैं। अर्थात देश में बनने वाले अन्य कानूनी नियम आदि संविधान के अनुकूल होती है। जितने भी नियम अगर देश में बनता है तो संविधान के अनुकूल ही बनेगी, क्योंकि संविधान को छोड़ करके, संविधान के अलग करके आप किसी भी कानून को आप नहीं बना सकते। उसके बाद में देखता हूँ, यदि कोई कानून या नियम संविधान के विरुद्ध होता है तो वो अवैध यानी कि शून्य होता है। वह अवैध यानी कि शून्य रूप से मानी जाती है, वो अवैध होती है। सिंपल सी बात ये हुई। उद्देशिका क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम प्रेम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेम्बल बोलते हैं। उद्देशिका क्या होती है? उद्देशिका मतलब होती है जो उद्देश्य होती है। उद्देशिका का शाब्दिक अर्थ होती है उद्देश्य। क्या होती है? उद्देश्य होती है। इसका शाब्दिक अर्थ किसका उद्देश्य, मतलब संविधान बनाने का उद्देश्य होनी चाहिए। किसका उद्देश्य होनी चाहिए? तो संविधान बनाने के लिए उद्देश्य को ही उद्देशिका कहा जाता है। क्या क्या चीज़ मूल उद्देश्य होनी चाहिए हमारे संविधान को बनने के लिए? तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए मेरे भाई? तो उद्देशिका दर्शाती है कि संविधान बनने का क्या उद्देश्य है। उद्देशिका क्या दर्शाती है? जो संविधान बनने का क्या उद्देश्य है। उद्देशिका क्या दर्शाती है? जो संविधान बनने का क्या उद्देश्य है, अथवा संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान का निर्माण करते समय किन उद्देश्य को ध्यान रखा गया था या रखा गया है, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो हमारे जो संविधान बनी है उसका बनने के क्या उद्देश्य है और क्यों उद्देश्य है, किन किन बातों को ध्यान रखा गया है संविधान सभाओं द्वारा, इसके बारे में मैं ये चर्चा करूँगा। ये दी गई है उद्देशिका का अर्थ। अधिकार यानी कि राइट्स क्या क्या होनी चाहिए हमारे संविधान में? तो व्यक्ति के विकास हेतु वह दावे जिन्हें कि समाज द्वारा सामाजिक हित में स्वीकृति एवं राज्य द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है उसे अधिकार कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बता रही है जो वो व्यक्ति द्वारा या विकास हेतु, हमारे किसी भी व्यक्ति को विकास हेतु वह दावे करते हैं या समाज में सामाजिक हित में स्वीकृति राज्य द्वारा कानूनी मान्यता दी जाती है उसे ही अधिकार कहते हैं। जो कुछ अधिकार दी गई है व्यक्ति के, उस अधिकार को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति। उसमें से कुछ अधिकार है कुछ अधिकार है जो सामाजिक है, कुछ अधिकार है जो आर्थिक है, कुछ अधिकार है जो राजनीतिक है, इत्यादि प्रकार के अधिकार दी गई है
हमारे संविधान सभाओं द्वारा संविधान में ये निहित है। कर्तव्य क्या होता है? ड्यूटीज। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती है जो उस ड्यूटीज को पूरी करनी है। इस ड्यूटी के अलावा आप गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, ऐसा कुछ कर्तव्य दी गई है। उस कर्तव्य में से क्या चीज़ है? तो राज्य एवं समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्व। राज्य एवं समाज के प्रति राज्य एवं समाज के प्रति व्यक्ति को दायित्व। हर एक राज्य, जैसे मैं बिहार में हूँ तो बिहार का एक दायित्व होती है। आप किसी भी गलत कदम पे आप नहीं चल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से आप गलत तरह से बात भी नहीं करते हैं। एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्व होती है, वो नहीं भूलनी होती है, जिसका पालन एवं सभ्य नागरिक द्वारा किया जाता है। ये अपेक्षित होती है, इसे कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य क्या कहते हैं मेरे भाई? तो नागरिक द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है, ये कर्तव्य कहलाती है। इसका पालन व्यक्ति के इच्छा और विवेक पर निर्भर करता है और इन्हें उल्लंघन हेतु किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। इसमें सिंपल सी बात ये है, तो अपना ये व्यक्ति का ये दायित्व भी है। अगर चाहूँ, ये दायित्व या स्वतंत्र है। वो व्यक्ति अगर चाहे तो वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं। अगर उसे करने का मन नहीं है तो उसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करवा सकता है। उसे ज़बरदस्ती भी किसी व्यक्ति उसे नहीं करवा सकते। इसे ही कर्तव्य कहते हैं। हालांकि सरकार यदि चाहे तो कुछ कर्तव्यों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना सकते हैं और उनके उल्लंघन के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सरकार आपको चाहे, जैसे जब कोरोना पीरियड था तो उस समय में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो वो कुछ व्यक्ति को या हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता को वो छीन लिया था। उस घूमने का फ्रीडम था, वो फ्रीडम को छीन ली गई थी। आप घूम नहीं सकते हैं, आप अपना घर में ही लॉक रहिएगा, क्योंकि ये कोरोना पीरियड आई थी। जो इस पीरियड में पूरा देश में ये वायरस फैला था कोरोना। और ये संक्रमण जो बीमारी थी, जो ये श्वास के द्वारा भी होता था, किसी को टच करने से भी होता था। इसीलिए अगर देश में कोई तरह के आपदा या किसी तरह का दिक्कत आई हो देश में, तो उसके जरिए अगर सरकार आप पे चाहे तो कोई कर्तव्य को आपको उल्लंघन करते हुए आपको नहीं देख सकती है। अगर देश के लिए आपको अगर कोई प्यार भी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध भी नहीं खड़ा हो सकते हैं। अगर सरकार आपको चाहे तो उससे सरकार अगर आपको चाहे तो उसके लिए आपको पूरा कर्तव्य को वो छीन सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए भारतीय तिरंगे का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, किंतु यदि तिरंगे का किसी व्यक्ति द्वारा अपमान किया जाता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जन गण मन अगर कोई व्यक्ति गा रही है तो उस जगह पर हर एक व्यक्ति को साइलेंट होनी चाहिए और उसके बाद में एक खड़ी हो जानी चाहिए, बैठा हुआ नहीं चाहिए। तो अगर इसका आप सम्मान कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सम्मान आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपको पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर सरकार चाहे तो अगर तिरंगे को अगर अपमान करते हैं तो उसमें आपको दंड दी जा सकती है, क्योंकि इससे गर्व की बात हो ही नहीं सकता है किसी व्यक्ति को, जो हमारा तिरंगा को कोई व्यक्ति हमारे सामने में उल्लंघन करे। मूल अधिकार जिसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। फंडामेंटल राइट क्या होती है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के भाग 3 में दर्ज किए गए अधिकारों को मूल अधिकार कही जाती है। मूल इसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, ये भाग 3 के अंतर्गत आती है। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के भाग 3 में दर्ज किया गया है। कब किया गया है? संविधान के भाग 3 में ये दर्ज किया गया है। सर्वांगीण विकास का अर्थ होती है जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पक्षों का विकास करना होती है। क्या चीज़ होती है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और
आर्थिक भी इसमें और धार्मिक सभी पक्षों का विकास करना इसका कर्तव्य होती है। इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट कही जाती है। इसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल फंडामेंटल मेंटल राइट्स कही जाती है। राइट्स कही जाती है, फंडामेंटल राइट इसी को कही जाती है। संवैधानिक अधिकार, हमारा संविधानिक अधिकार क्या है इसके बारे में देखता हूँ। हमारा संविधानिक अधिकार जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोली जाती है इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। संविधान में वर्णित अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जितने भी हमारा संविधान में वर्णित अधिकार है उसी को हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। संविधान में व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। सिंपल सी अर्थ, दोनों अर्थ एक ही है। कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स क्या होती है? लीगल राइट्स जिसे कि कानूनी अधिकार बोली जाती है। संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर दिए गए अधिकारों को कानूनी अधिकार बोली जाती है। संसद अथवा विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को, जो कानून दी गई है और जो अधिकार दी गई है उसी को कानूनी अधिकार कही जाती है। लीगल राइट्स इसी को कही जाती है, किंतु यह संविधान में निहित या संविधान में लिखित नहीं लिखे जाते हैं। ये संविधान में, जिसे कि CRPC की धारा होती है, IPC की धारा होती है, इंडियन पाइनल कोड होती है, ये एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं। नोट्स में कुछ लिखे गए हैं, जो नोट्स में क्या दिए गए हैं, जो मूल अधिकार उन्हें कहते हैं जो सिर्फ संविधान के भाग 3 में दर्ज दिए गए हैं। ये तो ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ। मूल अधिकार उन्हें कहते हैं जो सिर्फ संविधान के भाग में 3 में दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार सभी कानून या सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार है, किंतु सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन UPSC में पूछा हुआ है। ये स्टेटमेंट दिया गया है जो इस अधिकार या इस प्रकार के सभी मूल अधिकार को संवैधानिक अधिकार कहते हैं, किंतु सभी संवैधानिक अधिकार को मूल अधिकार नहीं कहते हैं। यानी कि मूल अधिकार को ही संवैधानिक अधिकार कहते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार को मूल अधिकार नहीं कहते हैं, क्योंकि संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत IPC भी आता है और CRPC भी आती है। पार्लियामेंट या संसद किसे कहते हैं? पार्लियामेंट किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसी को पार्लियामेंट कही जाती है और हिंदी में संसद कही जाती है। सामान्य भाषा में इसे विधायिका या लेजिस्लेटिव कहा जाता है। क्या चीज़ कही जाती है? विधायिका या लेजिस्लेटिव कही जाती है, अथवा केंद्रीय विधानमंडल जिसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव ही कही जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसद को ही विधायिका कही जाती है, लेजिस्लेटिव इसी को कही जाती है। विधानमंडल जो होती है, केंद्रीय विधानमंडल इसी को कही जाती है, जिसे कि इंग्लिश में हम सेंट्रल लेजिस्लेशन भी कही जाती है। संविधान के अनुसार संसद में निम्नलिखित शामिल है, जिसे में लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल होती है संसद में। संसद क्या 3 मूल शस्त्र है, जो क्या है, तो वे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानमंडल जिसे कि विधान सभा और विधान परिषद, संसद में ही लोकसभा, राज्यसभा ये होती है। उसके बाद में विधानमंडल जो होती है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो प्रस्ताव जिसे कि प्रपोजल कही जाती है, प्रस्ताव को प्रपोजल कही जाती है। प्रस्ताव क्या होती है? कोई भी नया नियम, कानून या वर्तमान नियम कानून में बदलाव के लिए संसद अथवा राज्य विधानमंडल में एक प्रपोजल लाया जाता है, इसे प्रस्तावना कहा जाता है। किसी भी नियम को लागू करने से पहले या कानून को
लागू करने से पहले संसद में एक प्रपोजल लाई जाती है, उसी को जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, कोई भी नया नियम या कानून वर्तमान नियम कानून में बदलाव के लिए संसद अथवा विधानमंडल में एक नए प्रपोजल लाया जाता है, इसे ही प्रस्तावना कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना। बिल या विधेयक, बिल पास होती है या विधेयक होती है, ये क्या होता है? जब संसद इस प्रस्ताव को मतदान करने के लिए स्वीकार कर लेती है तो उसे प्रस्ताव विधेयक के रूप में ले जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति अगर प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव को पेश करने के बावजूद अगर संसद उसे स्वीकार कर लिया या मतदान करने के लिए स्वीकार कर लेती है तो इसे हम प्रस्ताव विधेयक कहते हैं, जिसे बिल भी इंग्लिश में कही जाती है। क्या कही जाती है? बिल भी कही जाती है। इसमें क्या कही गई है? बिल भी कही जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे क्या दी गई है? आगे जो दी गई है, इसके बाद संसद के दोनों सदनों के लिए प्रस्ताव या विधेयक पर चर्चा होती है और बाद में मतदान होती है। बाद में मतदान होती है, उसके पहले क्या होती है? सबसे पहले प्रस्ताव को पेश किया जाता है। जब प्रस्ताव को स्वीकार की कर ली जाती है तो उसे विधेयक कही जाती है, जिसे हम बिल, प्रस्ताव बिल या प्रस्ताव विधेयक कहते हैं। इसके बाद अगर संसद जब इसको स्वीकार कर लिया और दोनों सत्रों में इसे प्रस्ताव या विधेयक पर चर्चा होती है तो इसी को प्रस्ताव करने के बाद इसे मत होती है, चर्चा करने के बाद इसे मत होती है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव या विधेयक पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद मतदान होती है। यदि संसद दोनों सदन इस विधेयक को पारित कर देती है तो यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। जब ये संसद द्वारा ये पूरा पेश की जाती है, जब पूरा बातचीत वार्तालाप हो जाती है तो ये मतलब डायरेक्टली रूप से अगर हम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, उस पर जब तक राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं होगी, राष्ट्रपति देखेंगे अगर ये बढ़िया कानून है, विधेयक बढ़िया है, बिल ये बढ़िया पेश हुए हैं तो उस पर सिग्नेचर करते हैं तो वो पारित होते हैं, वरना नहीं पारित होते हैं। ये कुछ विशेष शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है। अधिनियम या एक्ट या अधिनियम क्या होती है? अधिनियम जो होती है, जो किसे कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिनियम क्या होती है और एक्ट इसे को इंग्लिश में कहा जाता है। जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो उसे विधेयक या अधिनियम अर्थात कानून बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम एक्ट कहते हैं या अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर फंसता है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होती है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। इससे को बारे में मैं डिटेल से ज़रा अभी चर्चा कर रहा हूँ, जो ये क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल जो होती है, जो क्या होती है, जिसे हिंदी में हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। जब संविधान के किसी अनुच्छेद में बदलाव करने के लिए विधेयक लाया जाता है तो उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। जब संविधान के मूल ढांचा में अगर संविधान में किसी तरह का अगर बदलाव करनी है या संशोधित करनी है तो उसी को संविधान संशोधन विधेयक कही जाती है। ये विधेयक पास की जाती है। जब ये विधेयक जब तक पास नहीं होगी तब तक संशोधन नहीं होगी। जब राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे देता है तो यह कानून का रूप ले लेता है, जिसे संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे देती है, पूर्ण रूप से हस्ताक्षर कर देती है, तो यह कानून का रूप ले लेता है, जिसे हम संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव क्या होती है? कार्यपालिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्यपालिका का क्या कार्य होती है? विधायिका, संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या
राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को हम विधायिका कहते हैं। इसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रमंडल, मंत्रिमंडल और उपराष्ट्रपति सभी प्रशासनिक अधिकारी आदि शामिल होती है विधायिका के रूप में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से कार्यपालिका। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट कुछ बात को याद रखनी है। कार्यपालिका जो होती है, इसमें जो विधायिका या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाली संस्था होती है। इस संस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल होती है। भारत में प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति संसद यानी विधायिका के भी सदस्य है और कार्यपालिका के भी सदस्य होती है। तो इनमें जो होती है, जो दो चीज़ जो होती है, जिसमें प्रधानमंत्री आती है और राष्ट्रपति दोनों जो होती है, जो संसद यानी कि विधायिका के भी सदस्य होती है, जिसे कार्यपालिका भी कहते हैं। इसे ही संसदीय व्यवस्था कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था दी गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे कि मंत्री परिषद बोली जाती है। मंत्री परिषद क्या होती है? मंत्री परिषद क्या होती है? संविधान को कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में दी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से सेशन। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति के सलाहकार या राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति चुने गए हैं, किसी अभी जो राष्ट्रपति के तौर पे मुर्मू साहब अभी चुने गई है, इसमें अगर मान लिया जाए इनको कोई किसी तरह का नॉलेज नहीं होती है, तो मंत्री परिषद द्वारा जो चुने गए हैं व्यक्ति, वो इनको सलाह देती है। इसका अध्यक्ष कौन होती है? तो प्रधानमंत्री होगी, जो इसके आर्टिकल 74 में दी गई है। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगी। राष्ट्रपति जो है ये मंत्रिमंडल के या मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। और ये मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होती है, जो प्रधानमंत्री होती है, अगर किसी भी बिल को अगर प्रधानमंत्री चाहे पेश करवाना है, पास करवाना है, तो वो आराम से राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है। इसमें दो राय नहीं है। ये इतिहास गवाह है। थोड़ा सा नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे तो वो थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में वो अपना माइंड से चलते थे और ये अपना माइंड सेट से चलते थे। उसमें थोड़ा सा नहीं विवाद था, लेकिन अब तक हमें हिसाब से सभी राष्ट्रपति, सभी प्रधानमंत्री जो होती है, जो एक सहमत से कार्य चला रही है। मंत्री परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कही जाती है, तो मंत्री परिषद में भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीनों मंत्रियां शामिल होती है। कैबिनेट मंत्री होती है, राज्य मंत्री होती है और उप मंत्री जो भी है वो भी इसमें शामिल होती है। कैबिनेट मंत्री क्या होती है? तो कैबिनेट मंत्री जो होती है, जो वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आदि बड़े बड़े मंत्री इस समूह में शामिल होते हैं। इसे ही मंत्रिमंडल भी कही जाती है। तो मंत्रिमंडल किसे कही जाती है? मंत्रिमंडल जो होती है एक समूह होती है जिसमें कि सभी मंत्री, जिसमें वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये सब शामिल होती है। इसे ही मंत्रिमंडल कही जाती है। ये मंत्रिमंडल जो होती है, जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह जो होती है, जो राष्ट्रपति दी जाती है। राष्ट्रपति के सलाह जो दी जाती है, जो मंत्रिमंडल के द्वारा दी जाती है। और मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष होती है, जो हमारा प्रधानमंत्री होती है, जो अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की प्रधानमंत्री। राज्य मंत्री क्या होती है? स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होती है। कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए राज्य मंत्री होती है। उप मंत्री क्या होती है? जिसे वाइस मिनिस्टर भी कही जाती है। तो ये राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए होती है। ये राज्य मंत्री के सहायता के लिए होती है और ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य मंत्री जो होती है, जो स्टेट मिनिस्टर्स, ये होती है कैबिनेट मंत्रियों के सहायता के लिए। और उप मंत्री जो होती है, जिसे वाइस मिनिस्टर्स कही जाती है, ये होती है हमारा राज्य मंत्रियों के सहायता के लिए।
देखते हैं तो इसमें सबसे ऊपर में कौन होते हैं, तो सबसे ऊपर में अगर होती है, सबसे ऊपर में हमें होती है, कौन होती है, सबसे ऊपर में मंत्री परिषद होती है, उसके बाद में सबसे ऊपर में होती है मंत्री परिषद, उसके नीचे होती है मंत्रिमंडल, उसके नीचे होती है राज्य मंत्री, उसके नीचे होती है उप मंत्री। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ऊपर में होती है जो मंत्री परिषद, उसके बाद में मंत्रिमंडल होती है, जब परिषद होगी उसके नीचे मंत्रिमंडल होगी, उसके बाद राज्य मंत्री होगी, उसके बाद उप मंत्री होगी। न्यायपालिका, ज्यूडिशरी क्या होती है, न्यायपालिका, न्याय करने के लिए ही न्यायपालिका को बनाई गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, सभी राज्यों के हाई कोर्ट अथवा सामान्य अदालतें शामिल है। इसमें न्यायपालिका में जो जितने भी न्याय देने वाले जो संस्था है उसी को न्यायपालिका कही जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, सभी राज्यों के हाई कोर्ट अथवा सामान्य अदालतें यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसमें शामिल होते हैं न्यायपालिका में। न्यायपालिका के दो प्रमुख कार्य होती है, संविधान की व्याख्या करना, उसके बाद में दूसरा होती है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार न्याय देना। जो विधायिका अगर कानून पास किए हैं, जो विधायिका अगर कानून को बनाए हैं, कानून को पास किए हैं, उसके द्वारा जो है जो न्याय देना हमारा सुप्रीम कोर्ट के काम होगी, और संसद द्वारा इसके व्याख्या करना इनको कार्य है। संवैधानिक क्या होती है, संवैधानिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक शब्द क्या होती है, संविधान में दर्ज किए गए अनुच्छेद अथवा संविधान के अनुकूल होना ही संवैधानिक कहलाता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, संविधान के अंतर्गत जो आती है संस्था उसे संवैधानिक कही जाती है। गैर संविधानिक किसे कहते हैं, तो संविधान के अनुसार विद्यमान कानून किंतु इनका उल्लेख संविधान में निहित नहीं होती है, उसी को हम गैर संवैधानिक कहते हैं। जैसे नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है और साथ ही संविधान के अनुकूल भी है, इसी को गैर संवैधानिक संस्था कही जाती है, इसी को गैर संवैधानिक संस्था कही जाती है। संविधान के विरुद्ध होना, जैसे संसद को कानून बनाने की असीमित अथवा अनिर्मित शक्ति असंवैधानिक है, जिसे केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट के खारिज कर दिया गया था। शक्ति का पृथक्करण, और इससे आगे मैं कल को चर्चा करूँगा, और आज इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद।